नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आप और कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी घोषित। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर चलेगा केस। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ सकते हैं अलग अलग चुनाव। सीट बंटवारे पर नहीं बन रही है बात। किसानों ने नहीं माना एमएसपी पर सरकार का प्रस्ताव। फिर दोहराई सभी 23 फसलों पर एमएसपी पर खरीदने की मांग। 21 फरवरी को फिर दिल्ली चलो का अभियान। एयरपोर्ट बैन हटाने की अफवाहों के बाद प्याज की कीमतों में जोरदार उछाल। लासलगांव मंडी में 40% महंगा हुआ प्याज। आगे और बढ़ सकती हैं कीमतें, लेकिन सरकार ने किया साफ, अभी नहीं हटेगा बैन। फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखा जोश। निफ्टी नए शिखर पर बंद। बैंकिंग स्टॉक्स में रही जबरदस्त खरीदारी। आज बाजार ने देखी हाल फिलहाल की सबसे जोरदार लिस्टिंग। 181% से ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्ट हुई विभोर स्टील ट्यूब्स। 320 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का पावर पैक डे। जम्मू में किया 32,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। एआईआईएमएस, आईआईटी और आईआईएम का किया उद्घाटन। घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के नतीजे को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मंचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, क्या डिसीजन लिया गया है? देखिए, चंडीगढ़ चुनाव मेयर चुनाव मामले में जो प्रिसाइडिंग अधिकारी अनिल मसीह थे, उन्होंने 8 जो बैलेट्स हैं उनको इनवैलिड करार दिया था और फैसला बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में दिया था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सोमवार को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिसाइडिंग अधिकारी अनिल मसीह हैं उनको कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा था। उनसे पूछा गया था कि आपने क्या बैलेट को डिफेस किया। उन्होंने वहां पर साफ इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में जो बैलेट पेपर है उनको मंगाने के सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिए थे। आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बैलेट पेपर्स की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बैलेट पेपर के साथ पहले से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी, उनको किसी भी तरह से डिफेस नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अपना फैसला सुनाते हुए जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट है कुलदीप कुमार, उनको विजयी घोषित कर दिया। इतना ही जो प्रिसाइडिंग अधिकारी अनिल मसीह हैं उनके ऊपर भी केस चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। रजिस्ट्रार है उनको सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 340 के अंदर उनको नोटिस भेजेगा, उनसे पूछेगा कि आपके ऊपर केस क्यों ना चला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ माना कि जहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पूरी तरह से गलती की है उनकी जिम्मेदारी बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इनवैलिड वोट उन्होंने करार दिया था उनको सही ठहराते हुए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को विजयी करार दिया है। शुक्रिया आपका असीम डिटेल्स बताने के लिए। और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ चुनाव मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है। भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ गोई से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। कल अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि अगर सीटों का बंटवारा हुआ
तो ही वो राहुल की यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यूपी की 80 सीटों में से 27 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। और अपडेट के साथ हमारे साथ है संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, बताइए एग्जैक्टली चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्या बातचीत टूट गई है, ऐसा मानकर चले? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे की बातचीत चल रही थी, फिलहाल वो बंद है। उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 17 सीटें देने के लिए कांग्रेस को वो तैयार थी और उसकी सूची भी मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दी गई थी। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि अखिलेश यादव नाराज इस बात से हैं कि 2 और सीटें कांग्रेस ने मांग ली थी, जिसकी वजह से वो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी राहुल गांधी की, जिसमें वो रायबरेली में शामिल होने वाले थे, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। 17 सीटें जो दी थी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने, उसमें 3 सीटें और मांग रही थी कांग्रेस। उसमें बहराइच, देवरिया और अमरोहा। कांग्रेस ने जो 3 नई सीटों की डिमांड की, समाजवादी पार्टी ने काफी सोच विचार के बाद एक बहराइच को छोड़ के अमरोहा और देवरिया सीट उनको देने का फैसला कर लिया। लेकिन कांग्रेस के तरफ ये समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया कि आपको इन 17 सीटों में से ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी 17 और 2 19 नहीं होंगे। 17 में ही आपको 2 नई सीटें हम दे देंगे, एक अमरोहा दे देंगे और एक देवरिया दे देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सहमत नहीं हो रही थी। हालांकि बहराइच नहीं लेने पर वो मान गई थी, लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी के जो सिपासालार हैं, खास लोग हैं, वो मुरादाबाद और रामपुर की 2 सीटें मांगने लगे। जो समाजवादी पार्टी का कहना है, उनका तर्क है कि दोनों उनकी विनिंग सीट है, दोनों सीटों पर वो जीते हैं, उनका गढ़ है। तो समाजवादी पार्टी का दबाव बनता है, सिटिंग सीट पर वो कांग्रेस को कतई नहीं दे सकते उन सीटों को लड़ने के लिए। और चूंकि वो प्रियंका गांधी की ससुराल भी है, रॉबर्ट वाड्रा वहीं से आते हैं, तो रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर के पेच फंस गया। समाजवादी पार्टी ने उसके बाद बातचीत ही बंद कर दी। अब कांग्रेस को यह तय करना है, और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं जाएंगे। तो अब कांग्रेस को रिस्पॉन्ड करना है, कांग्रेस को जवाब देना है कि क्या वो मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर अड़ी रहेगी, और क्या वो देवरिया और अमरोहा पाने के बाद 19 सीटें चाहिए उसको, या 17 पर मान जाएगी, जो कि प्रारंभिक बातचीत हुई थी, जो कि दोनों दलों के बीच बातचीत में तय हुआ था कि सिर्फ 17 सीटें ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से थोड़ी लीनियंसी दिखाई गई, 1-2 सीटें और ज्यादा दी जा सकती हैं, लेकिन मुरादाबाद और रामपुर पर वो कतई समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बातचीत फिलहाल बंद हो गई है। हालांकि खत्म हो गई है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। शुक्रिया आपका अरुण ने डिटेल्स बताने के लिए। और इस बीच कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, ये फाइनल स्टेजेस में है और वो जल्द ही सीटों का ऐलान करेंगे। This discussion is going on. Okay. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. There are other parties also. They are saying that we are fighting alone, sir. So it is a drawback. Sir, समाजवादी पार्टी का Brother, wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders. So they are discussing day by day. They are discussing with everybody. Sir, will Congress? The solution will come. Don't worry, we are in a great hope. Solution will come. और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपने अपने रास्ते चलेंगे? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और समाजवादी पार्टी में भी खलबली मची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे और समान विचारधारा वाले लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। सभी प्रकार के पद का त्याग किया है, विधान परिषद का भी त्याग किया है। अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा, जहां पर आगे की दिशा तय होगी, नई पार्टी का ऐलान होगा। पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं। जिनको खुशी है लाभ देने की, उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अपडेट्स के साथ। किसान संगठनों ने सरकार के 5 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों ने सभी 23 फसलें एमएसपी पर खरीदने की मांग दोहरा दी है। किसान संगठन बुधवार से फिर से दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इसी पर और अपडेट के साथ असीम मनचंदा हमारे संवाददाता मौजूद है। असीम, बताइए, पहले तो ये बातचीत बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फाइनली वापस किसान अपने 23 फसलों के एमएसपी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं।
किसानों को सरकार का ऑफर इस समय पसंद नहीं आया ऐसा दिखाई दे रहा है। अब क्या लग रहा है, क्या स्थिति है फिलहाल? अब तक किसान और सरकार के बीच में 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों के सामने 5 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का प्रस्ताव रखा था। किसानों ने उस पर विचार करने के लिए वक्त मांगा था। अब किसानों ने सरकार को अपना जवाब दे दिया है। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। किसानों ने सरकार से ये कहा है कि हम पूरी 23 फसलों के एमएसपी की गारंटी की मांग रख रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू करे। सरकार जो 5 साल के लिए फसल खरीदने की बात कह रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमसे कराने की बात कर रही है। इतना ही नहीं, किसान जीवन बीमा को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं, किसान की कर्ज माफी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। उसको लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमको मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में हम सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं और बुधवार से हम आंदोलन की दोबारा शुरुआत करेंगे। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान निकल करके नहीं आया जिसमें कि ऐसा लगे कि सरकार दोबारा से आगे बढ़ करके किसानों के साथ बातचीत करेगी। तो किसान बुधवार से अपने आंदोलन की शुरुआत दोबारा से कर देंगे। तो आंदोलन की शुरुआत वापस जारी होते हुए दिखाई देगी और फिलहाल तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शुक्रिया आपका असीमी अपडेट बताने के लिए। और महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण को लेकर बिल पास हो गया है। महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरी में अलग से 10% आरक्षण देगी। मतलब ये हुआ कि पहले से महाराष्ट्र में जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके लिए महाराष्ट्र कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। फिलहाल महाराष्ट्र में ओबीसी को 28% जबकि एससी एसटी को 24% आरक्षण मिलता है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। यानी महाराष्ट्र में फिलहाल 62% आरक्षण लागू है। मराठा आरक्षण के बाद ये सीमा बढ़कर 72% हो जाएगी। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जताई और कहा है कि मराठा समाज को 10% आरक्षण मिलेगा, मगर कहीं भी ओबीसी समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं हुई है। मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मराठा समाज को एससी बीसी के तहत 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव एक कानून के रूप में, एक बिल के रूप में दोनों सदनों में रखा था। दोनों सदनों में एक मत से यूनानिमसली इस कानून को मान्य किया है, इस बिल को मान्य किया है और इसको कानूनन अमली जामा पहनाया है। अब कानूनन मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये देते समय कहीं पर भी ओबीसी समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई, ये अलग से आरक्षण दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे स्टॉक मार्केट अपडेट्स की। आज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी दिखाई दी और इसी तेजी के साथ निफ्टी ने नए शिखर को छुआ। सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 73,057 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 75 अंक चढ़कर 22,197 पर बंद हुआ। आइए मार्केट का हाल समझते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताइए पहले तो क्या रही आज की हाइलाइट्स? तो निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स का दबदबा था और निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 2% की बढ़त के साथ यहाँ आपको तेजी आती हुई दिखाई पड़ी। एक्सिस बैंक में भी 2.5% की तेजी और पावर सेक्टर के शेयर्स में पावर ग्रिड और एनटीपीसी यहाँ भी आपको 4 से लेकर 2% तक की तेजी आती हुई नजर पड़ी। लूजिंग साइड पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको ऑटो शेयर्स में दिखाई पड़ी। तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में आपने 2 से 2.5% के कट्स देखे। और कोल इंडिया येस्टरडे मैनेजमेंट के कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री के बाद जहां ई ऑक्शन के दाम में गिरावट आ रही है, शेयर में आज भी 3% का डाउनटिक था। मिड कैप्स की बात करें तो लॉजिस्टिक्स शेयर्स में काफी अच्छी खरीदारी थी। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ये 6% ऊपर था। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, होम फाइनेंस और शुगर शेयर्स खास करके एआईडी पेरी में 4 से 5% का तेज रुझान था। लूजिंग साइड पे प्रॉफिट टेकिंग थी सरकारी कंपनीज में। तो बीएमएल का शेयर 4% नीचे, एमआरपीएल 4% नीचे, जेबीएम ऑटो और साइन जैसी काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको दिखाई पड़ी। और आखिर में अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट शेयर्स में खरीदारी थी। तो अगर हम मैक्रोटेक डेवलपर, डीएलएफ, फिनिक्स मिल जैसे काउंटर्स की बात करें तो यहाँ 1.5 से 2% की एवरेज तेजी दिखाई पड़ी। शुक्रिया इतनी अपडेट बताने के लिए। तो ये रहे स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां पर तेजी मंदी आज के कारोबार में देखने को मिली। लेकिन अब बात करेंगे
आज की लिस्टिंग की आज विभोर स्टील ट्यूब्स की शानदार लिस्टिंग हुई। बीएसई और एनएसई पर 181% बम्पर प्रीमियम के साथ ये कंपनी लिस्ट हुई। एनएसई पर 425 रुपए प्रति शेयर, बीएसई पर 421 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्टिंग हुई, जबकि कंपनी का प्राइस बैंड 141 से 151 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया था। आपको बता दें कि कंपनी का आईपीओ 13 फरवरी से 15 फरवरी तक खुला था और अंतिम दिन कंपनी का आईपीओ ओवरऑल 320 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आवाज समाचार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। और लासल गांव में प्याज की कीमतों में 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक मार्च में प्याज की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता मौजूद है। मनीषा, बताइए मार्च में प्याज के दामों में कितना उछाल आ सकता है, क्या आशंका फिलहाल जताई जा रही है? प्याज को लेकर पिछले 2 दिनों में काफ़ी सारी हेडलाइंस देखने को मिली। ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि जो प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है उसे शायद हटा दिया जाएगा। और इसी के चलते हमने लसल गांव, जो कि प्याज की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर भारत में, भाव वहाँ पर 40% तक चढ़ते हुए भी देखे। 1280 रुपये प्रति क्विंटल वाले भाव 1800 रुपये हो गए 2 ही दिनों में। लेकिन आज फिर से टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि प्याज के एक्सपोर्ट का जो बैन है वो वहीं का वहीं है, उसे हटाने की एज ऑफ नाउ कोई मंशा नहीं है। 31 मार्च तक ये बैन फिलहाल जारी रहेगा। आपको याद दिला दें कि 8 दिसंबर 2023 को ये बैन लगाया गया था, क्योंकि प्याज की कीमतें लगातार ऊपर चढ़ती चली जा रही थी। जो आवक है प्याज की एज ऑफ नाउ मंडियों में, वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। और जो नई फसल है, यानी कि जो रबी की फसल है, वो मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक में यहाँ पर आना शुरू करेगी। लेकिन उसमें भी एक ये प्रॉब्लम है कि इस बार बुआई यहाँ पर 30% कम हुई है, तो वो फसल भी कम ही रहने की एक्सपेक्टेशन है। तो इन सब के चलते प्याज एक्सपोर्ट बैन हटाया जाएगा, ये सरकार ने टोटली यहाँ पर इसे नकार दिया गया है। नोटिफिकेशन की भी बाजार को यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी सारी यहाँ पर बातचीत भी चल रही थी। लेकिन जहाँ तक फ्रेंडली कंट्रीज़ को प्याज एक्सपोर्ट करने की बात है, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग के लिहाज से केस ऑन केस बेसिस पे वो काम यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन प्याज का एक्सपोर्ट बैन पूरी तरह से खुल जाएगा, एज ऑफ नाउ सरकार ने इससे मना कर दिया है। अगर आपको भावों की ही बात करें तो माना यह जा रहा है कि मार्च के महीने में इवन एज बैन को यहाँ पर रहने दिया जाएगा, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि प्याज में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। मांग अच्छी खासी है, फसल कम है, आगे जाकर भी फसल कमजोर है, तो उसका सीधा असर हम यहाँ पर प्राइसेस में लगातार शायद पड़ता हुआ देखेंगे। तो बेहतर मांग, फसल कमजोर का असर हम देख रहे हैं प्याज की कीमतों पर, और आगे भी प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें एजुकेशन, रेलवे, एविएशन और रोड सेक्टर से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। इस दौरान पीएम ने एम्स, आईआईटी और आईआईएम का भी उद्घाटन किया। वहीं घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा है। जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी, बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति रही है। परिवारवाद से सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को हुआ है। तो ये इनफैक्ट स्टेटमेंट और आया पीएम मोदी की तरफ से। कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं।
और लगभग हर बच्चे को कॉटन कैंडी खाना पसंद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कॉटन कैंडी में ऐसे केमिकल मिले हैं जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? आखिर कॉटन कैंडी इतनी हानिकारक क्यों है? इसी पर करेंगे आज कंज्यूमर अड्डा में चर्चा 5:57 पर।